सबसे पहले हम लोग नेपाल के बारे में थोड़ा जो है डिटेल ले लेते हैं। लगभग जो है 250 साल यानी 240 साल जो है राजशाही व्यवस्था के बाद जो है नेपाल में 2008 में एक जो है लोकतंत्र स्थापित होता है और उस लोकतंत्र में जो है संघीय व्यवस्था से राज्य सरकार देश जो है चलने लगा। ठीक, अब देखिए होता क्या है। सबसे पहले 2015 में जो है एक संविधान जो है बनता है, नेपाल में बनता है ना। पहले नेपाल को हम लोग जानते थे कि नेपा कहा जाता था, तिब्बत लोग नेपा कहते थे। कहते कि नेपाल और तिब्बत सटे सटे ही है, चीन भी सटले में है। तो नेपाल दक्षिण एशिया वाला भाग में है। कौन एशिया? दक्षिण एशिया वाला भाग में है। ठीक, तो तिब्बत पर जो है कब्जा जो लहासा जो वहाँ का राजधानी था, तिब्बत का जो राजधानी लहासा था, उस पर जो है कब्जा करके पूरे तिब्बत को जो है चीन कब्जा कर लिया था 1939 में। हुआ आंदोलन आप लोग जानते हैं ना, हुआ आंदोलन धार्मिक आंदोलन था, लेकिन 1939 में जो है चीन कब्जा कर लिया, लहासा यानी तिब्बत पे कर लिया। अब ये तो अलग वाली बात है। तो तिब्बत नेपाली लोग को क्या बोलते थे? नेपाली लोग को बोलते थे नेपा। क्या बोलते थे? नेपा, यानी उस जगह को नेपा बोलते थे, समझिए। और नेपाल में दो प्रकार के लोग हैं, एक मेजॉरिटी में है और एक माइनॉरिटी में है। तो मेजॉरिटी में है उसको नेपाली कहते हैं और जो माइनॉरिटी में है उसको मधेश यानी मधेसिया लोग कहते हैं, मधेसिया कहा जाता है। ठीक, तो मधेसिया है क्या और नेपाली है क्या? तो नेपाली यानी देखिए जो नेपाल का दक्षिण वाला क्षेत्र है ना, दक्षिण वाला क्षेत्र उसको, उस क्षेत्र को मधेश बोला जाता है। क्या? मधेश। और उसी मधेश में रहने वाले लोग को मधेसिया बोला जाता है, जो ज़्यादा संख्या में नहीं है, कम संख्या में वहाँ के लोग, मधेसिया लोग कम संख्या में है। ठीक, तो यहाँ पे माइनॉरिटी का बात आ जाता है और ज़्यादातर वहाँ तक देखा जाए तो हिंदू ही हैं, हिंदू लोग ही हैं। कभी कभी देखते हैं कि सत्ता चमकाने के लिए कहते हैं कि राम जी हमारे यहाँ के हैं, जबकि राम जी अयोध्या में जन्मे हैं। तो ऐसे होते रहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे होती रहती है। यही कहानी हम लोग को जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, तो समझिए पहले हम लोग को पहचान लेते हैं 3 गो नेता को। जैसे बिहार में हम लोग देखते हैं ना कि अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, मेजॉरिटी वाली सरकार अभी तक नहीं आई है, पूर्ण बहुमत वाली आई भी है तो बदल चुकी है। ठीक, तो अभी जो है गठबंधन की सरकार जो है जोरुआ नोरुआ सरकार चल रहा है। उसी प्रकार जो है नेपाल में ही जोरुआ नोरुआ सरकार चल रहा है। इस सरकार चलता कैसे है समझिए। एक जो है शेख बहादुर दौगा, इनको चिन्ह लीजिए, शेख बहादुर दौगा। ये जो है इंडिया के फेवर में ज़्यादा रहते हैं। किसके फेवर में? इंडिया के फेवर में ज़्यादा रहते हैं। जब ये इनका जो है शासनकाल रहता है तो इंडिया से दोस्ती बढ़िया से चलती है। लेकिन वहीं पे जो है केपी शर्मा ओली जैसे आ जाते हैं तो ये हो जाते हैं साइनो, यानी चीनी के सपोर्ट में हो जाते हैं। साइनो प्यार से कहा जाता है, चीनी लोग को साइनो कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे हम लोग प्यार से पाकिस्तान को बेटा बोलते हैं ना, बेटा जी, छोटका बेटा, उसी प्रकार जो है साइनो को, चीन को जो है साइनो कहा जाता है। ठीक, हाँ। अब देखिए ये केपी शर्मा जी है, केपी शर्मा ओली जी है, ये चाइना के सपोर्ट में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन शेख बहादुर दौगा जो है इंडिया के सपोर्ट में ज़्यादा रहते हैं। अब इन दोनों का जो है सरकार तो बनती है, लेकिन जब पूर्ण बहुमत नहीं बनती है तो गठबंधन करना पड़ता है। अब फायदा उठाते हैं प्रचंड साहब जी। कौन उठाते हैं? प्रचंड साहब जी। जब मन करे तो ए में और जब मन करे तो ए में। ये जो है पलटू चाके जो है पड़ोसी है। ठीक, धौर के ए में धौर के ओ में करते रहते हैं। जैसे अभी पलटू चा करते हैं ना, धौर के आरजेडी में तो धौर के बीजेपी में, उसी प्रकार ये हैं। तो जिस तरह से जिसमें जाते हैं उस तरह का भाषा बोलने लगते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे पलटू चा है तो आरजेडी में जाएंगे तो दूसरे भाषा बोलने लगेंगे, और जैसे बीजेपी में जाएंगे तो दूसरे भाषा बोलने लगेंगे। यही बात प्रचंड साहब का है। तो प्रचंड साहब शेख बहादुर दौगा के जो है जब नेतृत्व में काम करने लगते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, तो इंडिया के जो है फेवर में अच्छा बात बोलते हैं। लेकिन जैसे हे में चल जाते हैं बस चाइना के सपोर्ट चल जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि चाइना आज ले किसी का ना हुआ है और ना होगा।